नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी मूर्ति का किया अनावरण। 216 फीट ऊंची 1000 करोड़ की लागत से बनी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित। इमरान खान ने चीन पहुंचकर बोले भारत के खिलाफ जहरीले बोल। कश्मीर को लेकर फिर राग अलापा। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा किया शुरू। बंगाल में चुनाव के बाद हत्या में सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। टीएमसी के 9 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। 2 लोगों की जानकारी और देने पर इनाम की घोषणा। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में आपसी कलह जारी। सीएम फेस को लेकर विवाद। मनीष तिवारी का नाम स्टार प्रचारक लिस्ट से गायब। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर भड़के राहुल गांधी। बोले बेटियों के भविष्य को छीना जा रहा है। ट्वीट करके सरस्वती पूजा के दिन हिजाब पर दिया ज्ञापन। आज की पहली खबर ऐसी है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की याद में 216 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया है। देश को प्रतिमा समर्पित करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के 50वें स्थापना समारोह की शुरुआत भी की। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को भी रामानुजाचार्य की याद में बनाया गया है। उन्होंने आस्था, जाति समेत जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसमें करीब 1800 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। यह प्रतिमा पंच धातु से बनी है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का एक संयोजन है और यह दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमा है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने एक और स्टैच्यू देश को समर्पित करने के साथ साथ धीरे से बराबरी का संदेश भी दे दिया है। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को चिढ़ाने का काम करते हैं। आज बहुत ही पवित्र दिन है, वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा का दिन। रामानुजाचार्य ध्यान करते थे, वो सनातनी हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े फिलोसोफर, और कोई ये सोच नहीं सकता था कि इस तरह के संत की मूर्ति इतनी बड़ी लगाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन को उन्होंने चुना, रामानुजाचार्य के बारे में कहा जाता है कि वो ध्यान में इतने मग्न हो गए थे एक बार कि सरस्वती जी ने स्वयं उन्हें दर्शन भी दिया था। और उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदू फिलॉसफी में है, वो विशिष्टाद्वैत फिलॉसफी है, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से चित्त, अचित्त और ब्रह्म ये सब एक है। चित्त का मतलब आत्मा, अचित्त का मतलब प्रकृति और ब्रह्म मतलब ईश्वर। और उन्होंने जो उसे डिफाइन किया, बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि ये रिश्ता, ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही हैं। और वो एक इस हिसाब से हैं कि जैसे सूर्य है और उसकी किरणें पूरी दुनिया में फैलती हैं, तो ये सूर्य और ये किरण में जो रिश्ता है, वही चित्त अचित्त मतलब आत्मा और प्रकृति का रिश्ता ब्रह्म से है। तो ये हिंदू चिंतन है। आज के युवाओं को उनकी मूर्तियां ही नहीं, बल्कि जो हिंदुस्तान में, जो खास करके हिंदू धर्म में जो उच्च कोटि का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। और हमें अपने इन संत महापुरुषों की फिलॉसफी के ऊपर बिल्कुल गर्व करना चाहिए। और इसी गर्व को, इसको कह सकते हैं, स्थापित करने के लिए ये जो मूर्ति बनी है, वो आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम किया। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर चीन से खैरात मांगने वाले पाकिस्तान की। इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर जहर उगला है। पाकिस्तान 5 फरवरी को कश्मीर दिवस मनाता है। पाकिस्तानी कश्मीर पर प्रोपेगेंडा करने के लिए जहरीले बोल भी बोले इमरान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कश्मीर में निष्पक्ष जनमत संग्रह कराने में असफल रहा है। उन्होंने विश्व समुदाय से अपील की है कि वो भारतीय सेना के कब्जे से कश्मीर के लोगों को मुक्त होने की कश्मीरी जनता की इच्छा को अनदेखा न करें। इमरान ने कहा कि मोदी सरकार कश्मीर के लोगों को दबाने के लिए फांसीवादी नीतियों को अपना रही है। डॉक्टर साहब, इमरान खान ये कश्मीर को लेकर भारत को बदनाम करने का जो ये प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, इनका ये पैंतरा सफल होगा? देखिए, हिंदी में एक कहावत है, हाथी चले बाजार और भूखे हजार, है ना। तो वो इमरान खान को कौन सुन रहा है? इमरान खान की बात को कौन जानता है? अभी देखिए, चले गए थे पाकिस्तान, चीन में, क्या बेइज्जती करा के आया है इसने। कहाँ तो ये अपने लाव लश्कर के साथ पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा कि भाई $3 बिलियन लेकर के आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। कल हमने बताया था कि मुलाकात नहीं होगी, और मुलाकात तो छोड़ दीजिए, वहाँ के प्रीमियर के साथ भी जो है, जो बैठक तय थी, लास्ट मौके पे कह दिया गया कि भिखारी आया है, उससे आमने सामने बात करने से क्या फ़ायदा, ऑनलाइन ही करो। वर्चुअल मीटिंग हुई। अरे भाई, वर्चुअल मीटिंग करनी थी तो इस्लामाबाद से ही कर लिए होते। इस्लामाबाद में इंटरनेट कनेक्शन तो है। तो इतनी ज़्यादा बेइज्जती चारों तरफ हो रही है, तो इनकी बात को सुनता कौन है? और इन्होंने प्रोपेगेंडा कर दिया कि भाई यहाँ पे फांसीवादी सरकार है, मुसलमानों को बहुत वहाँ पे दिक्कत दिया जा रहा है। भाई, आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हो, ये दुनिया को खबर नहीं है। वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये दुनिया को खबर नहीं है। वहाँ आपने हिंदुओं को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, सिखों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और कश्मीर में जेनोसाइड की बात आप करोगे? तो ये दुमुहे सांप हैं। ये उइगर मुस्लिम के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है चीन के द्वारा, उस पर तो ये चुप हो जाता है, क्योंकि वहाँ से उसे भीख चाहिए। और कश्मीर के ऊपर, जिसे वो अपने हाथ से खो चुका है, जिस पे मोदी सरकार ने बिना एक खून का कतरा बहाए, जिसे हिंदुस्तान में बाकायदा उसे मिला लिया गया है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और अपनी राजनीति चमकाने और अपनी साख को बचाने के लिए ये कश्मीर का राग अलापते हैं। दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर बंगाल चुनाव में हिंसा पर हुई गिरफ्तारी पर। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विधानसभा चुनाव के बाद हत्या के सिलसिले में शुक्रवार को बंगाल के झारग्राम जिले से तृणमूल कांग्रेस के 9 समर्थकों को गिरफ्तार किया और उत्तर 24 परगना जिले में इसी तरह के आरोप में नामित 2 महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच अपने हाथों में ले ली है, जिसका तृणमूल कांग्रेस विरोध कर रही है। डॉक्टर साहब, सीबीआई ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, आगे और क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कार्रवाई तो हो ही रही है। मैं बार बार कहता हूं, ममता बनर्जी इस देश के लिए खतरा है, उसकी राजनीति नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वो अपने मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करना चाहती हैं। यही बंगाल में हुआ। चुनाव हार जीतने के बाद उनके जो गुंडे हैं, ये तृणमूल के समर्थक नहीं हैं, तृणमूल के गुंडे हैं, जिन्होंने बीजेपी समर्थक हिंदू वोटर्स, कार्यकर्ता, उनके घरों में आग लगाया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया। हजारों की संख्या में बलात्कार हुए इस चुनाव के नतीजे के बाद। और जब कंप्लेन देना शुरू हुआ, ये कहती कि भाई तो हम तो वहां पे हम रूल में थे ही नहीं। और इन सारी चीजों को इन्होंने कहा कि ये तमाशा है, ड्रामा है। लेकिन अब हकीकत सामने आ रही है। कलकत्ता के हाईकोर्ट ने इस केस को सीबीआई को दिया है, और एक एक केस में जो भी गुनहगार हैं वो पकड़े जा रहे हैं। अब कोई मीडिया दिखा ही नहीं रहा। इस खबर के ऊपर किसी की नजर नहीं जा रही, कहीं हेडलाइन तक नहीं लिया जा रहा। अगर यही काम हजारों की संख्या में किसी दूसरे कम्युनिटी के साथ
बलात्कार, आगजनी, हत्या के केसेस आ गए होते, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा यही लोग चला रहे होते। लेकिन यह खबर किसी टेलीविजन चैनल पे भी नहीं है। उत्तर प्रदेश आ रही है 8 तारीख को, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन है और जिस तरीके का पोलराइजेशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरीके से चुनाव के बाद बंगाल में हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है, उसी की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए वो बनारस पहुंच रही है, वो अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला रही है। सतर्क रहना पड़ेगा हर हिंदुस्तानी को ऐसे राजनेताओं से। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी घमासान पर। चुनाव से पहले ही कांग्रेस में बुरी तरह से फूट नजर आ रही है। एक तरफ सिद्धू आलाकमान पर हावी होते दिख रहे हैं और इसकी वजह है सिद्धू को यह पता है कि कांग्रेस ने सीएम फेस फाइनल कर लिया है। कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट के सर्वे का काम पूरा हो चुका है और चन्नी पहली पसंद बने हैं और कांग्रेस सिद्धू को मनाने में जुटी है। तो वहीं दूसरी तरफ मनीष तिवारी का नाम कांग्रेस की स्टार प्रचारक की सूची से गायब है। कांग्रेस के प्रमुख चीते इस नेताओं को जगह नहीं मिलने के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, चुनाव है 20 तारीख को और अभी तक कांग्रेस में जो ये फूट चल रही है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये खत्म होने वाला है नहीं। मनीष तिवारी वो असम में, झारखंड में, बिहार में जहां जहां चुनाव होते थे उनके जिसको कह सकते हैं कि स्टार कैंपेनर की लिस्ट में मनीष तिवारी का नाम होता था। और ये अपने ही स्टेट में जब चुनाव हो रहा है तो उनका नाम नहीं है। उनका मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लोगों का नाम स्टार प्रचारकों में डाल दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जिनकी बीवियां भी उनकी बात न सुने। तो फिर ये किस तरह का लिस्ट है? ये तो अच्छा है कि हम उस लिस्ट में नहीं हैं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, दूसरी किस्म की है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू फनफना रहे हैं कि भाई चन्नी का नाम घोषित कर दिया गया तो बवाल काट देंगे। दूसरी तरफ खबर प्लांट किया जा रहा है, कुछ बिके हुए पत्रकारों के द्वारा कुछ अखबारों में इस तरह की खबरें डाली जा रही है कि हो सकता है कि इस मसले को सॉल्व करने के लिए राहुल गांधी कोई अजीबोगरीब फार्मूला लेकर के आए कि 2-2 चीफ मिनिस्टर का चेहरा होगा। 2-2 चीफ मिनिस्टर का चेहरा, अरे भाई शेषनाग बना दो, 5-5, 6-6, 7-7 कर दो, है कि नहीं? सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी गलत सलाहकारों के चक्कर में तबाह और बर्बाद हो रही है और ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है जब आपके संगठन में 40-40 साल तक, 50-50 साल तक सेवा देने वाले नेताओं को आप इस तरीके से मिसट्रीट करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी नाम नहीं है। अब आप देखिए कि जिन कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ने, जिनकी वजह से राजीव गांधी की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही, उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में खपा दी और जब उनको बाकायदा स्थान देने का वक्त आया तो राहुल गांधी उन्हें सरेआम जलील कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर, हिजाब पर शुरू हुए विवाद पर राहुल गांधी का बयान आया है। उन्होंने ट्वीट किया कि हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर भारत की बेटियों के भविष्य को छीना जा रहा है। मां सरस्वती सभी को ज्ञान दें, वो भेदभाव नहीं करती। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। उडुपी जिले में 3 और कॉलेजेस में हिजाब पहनकर आई महिला मुस्लिम छात्राओं की एंट्री देने से इनकार कर दिया गया। इससे नाराज कई मुस्लिम छात्र अपने दोस्तों के सपोर्ट में धरने पर बैठ गई हैं। डॉक्टर साहब, जो ये विवाद चल रहा है हिजाब पर, बसंत पंचमी के दिन राहुल गांधी उस पर क्यों बयान दे रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी आउटराइटली एंटी हिंदू एजेंडा पे काम कर रहे हैं। कभी हिंदुओं को गाली देना, कभी हिंदुत्व को गाली देना, कभी हिंदुत्ववादियों के नाम पे गाली देना, ये इनकी राजनीति का एक अहम पहलू हो गया है। क्या है मसला, इसको समझ लीजिए। इस तरह के केसेस कोई नए नहीं हैं। तमिलनाडु में भी एक केस हुआ इस तरह का, केरल के अंदर में भी हुआ, और हाई कोर्ट्स के जो फैसले हैं इस चीज़ों को लेकर के उसको भी समझ लीजिए। एक बवाल मचा था
तमिलनाडु के अंदर जब कुछ लोग चले गए हाई कोर्ट में कि मुझे बुर्का पहनने से मना किया जा रहा है एग्जामिनेशन देने के समय, हाई कोर्ट में क्या हुआ? हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर इन्विजिलेटर को लगता है कि भाई सारे लोग उस तरह के कपड़े पहने कि जिसमें कोई मैल प्रैक्टिस, चोरी, जो फर्रेबाजी होती है, वो जो स्टूडेंट जो वो ना कर सके, इसलिए जो है उस तरह के कपड़े आप पहन के आ सके कि ताकि इन्विजिलेटर को सब कुछ समझ में आ रहा हो। आप नकाब पहन के आएंगे, आप बुर्के पहन करके आएंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह का एक और केस आया था जिसमें ठीक इसी तरह का विवाद हुआ था। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई ये प्राइवेट स्फेयर नहीं है स्कूल, वहां एक डिसिप्लिन नाम की चीज होती है। अगर कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्म है तो हर धर्म के बच्चों को उस यूनिफॉर्म का पालन करना पड़ेगा। अब राहुल गांधी तो महाज्ञानी है, वो बच्चियों को ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो कल एनसीसी में जो शामिल लड़कियां होती हैं वो कहें कि भाई हम 26 जनवरी के जो परेड में जो लड़कियां शामिल होती हैं उसमें वो हिजाब पहन के आएंगी, वो बैरे नहीं पहनेंगी, जूते की जगह चप्पल पहनेंगी। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा तो ये तो परेड का ऐसी तैसी करवा ही देगा। माने मूर्खता की कोई सीमा है या नहीं है? और ये सब कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो पिछले 1 महीने से ये तमाशा कर रहे हैं कि हम बुर्का पहन करके जाएंगे। कौन संगठन इसके पीछे है? इसके पीछे वही पीएफआई है। यही जो पिछले जो आतंकी संगठन सिमी, उसका नया नाम, उसके नए अवतार की ये करतूत है। जिन लोगों ने शाहीन बाग को लेकर के तमाशा क्रिएट किया, जिन लोगों ने दिल्ली में दंगा करवाया, जिन लोगों ने यूपी के शहरों में आग लगाने की कोशिश की शाहीन बाग के नाम पे, वही संगठन इस पूरे बवाल के पीछे है। और राहुल गांधी को तो वायनाड से फोन आया होगा। वायनाड जहां के वो एमपी हैं, वहीं ये संगठन, इनके साथ कांग्रेस पार्टी का अच्छा तालमेल है और इसलिए ये वाहियात ट्वीट राहुल गांधी ने आज किया है। कुछ विवाद ऐसे हैं जिसके ऊपर नेताओं को बिल्कुल खामोश रहना चाहिए। जिस किसी को भी बुर्का पहन करके दिन भर रहना है और एजुकेशन लेना है, उनको मदरसे भेजो। किसी नॉर्मल स्कूल में जहां यूनिफॉर्म लागू है वहां ना भगवा ओढ़नी चलेगा, ना ही वहां पे कोई नकाब चलेगा, ना ही कोई बुर्का। स्कूल का जो ड्रेस है वो ड्रेस सब लोगों के ऊपर इक्वली लागू होगा और वही सही तरीका है। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खबरों के पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप सभी को कैपिटल टीवी की तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।